अब हम वीडियो आपका हिंदी की जो सीरीज है उस पर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर में बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं है। अब जो आपका दरोगा का पेपर होने वाला है, क्योंकि निकट भविष्य में आपके एक तो बंदी रक्षक है, एक दरोगा का पेपर है, उसमें हिंदी होगी। अगर दरोगा का 300 नंबर वाला सिलेबस रखता है तो सोच लीजिएगा कि हिंदी ही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी हो जाता है उसमें। और नहीं भी होगा, 100 नंबर का भी होगा तो 20 नंबर का तो होना ही है। वो तो स्वाभाविक है कि उत्तराखंड समूह गांव में आपका 20 नंबर का हिंदी है ही है। तो उसमें अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो आपको, यानी कि व्याकरण, तो आपको बहुत सारे एडवांटेज वहां से मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा दोहराने से आपका क्लियर हो जाती है, बाकी चीजों को आप पढ़ करके निकाल लेते हैं, तो आपका एक स्कोर लेवल में पहुंच जाता है कि हाँ 15-16 तो आप बिना देखे भी कर रहे हैं, और 18-19 थोड़ा बहुत मेहनत करके पहुंच जा रहे हैं 18+ में। तो वो आपके लिए सिलेक्शन में एडवांटेज लेकर के आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 60-65 तक स्कोर कर पा रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 3-4 नंबर से वो रुक जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे भी ये सीरीज की बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे अपने वीडियो में, तो उनमें मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारी हिंदी की आप एक डीप क्लास जो आपका व्याकरण है उसके करवा दीजिए। तो हिंदी व्याकरण मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम वर्णमाला से शुरू करेंगे, उसके बाद शब्द में जाएंगे, उसके बाद वाक्य में जाएंगे। तो कंप्लीट जो आपका हिंदी ग्रामर होता है उसके मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं, तो उसी के संदर्भ में है। आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा। कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी नंबर ग्रामर से छूटने ना पाए, इतना आपके स्पष्टता से इसको करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हिंदी का चैप्टर है वर्णमाला, तो उसमें हम जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला। इसमें आपको मैं इतना आपका क्लियर करा दूंगा शब्दों के बारे में, चीजों को, कि आपका हिंदी वर्णमाला से जो क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का वो कभी आपका गलत नहीं होगा। इतने डेप्थ से मैं आपको मैं कराने जा रहा हूं, लेकिन है बहुत आसान, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कठिन होगा। तो इसमें संपूर्ण वर्णमाला में जो हमारे वर्ण है, वर्ण क्या है, वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। वर्ण एक तरीके के कोड है, कोड यानी कि ध्वनि चिन्ह है। मतलब इंसान के द्वारा जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उसमें हमारा व्याकरण शास्त्र है संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण बना है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ये बताया है कि जो टोटल ध्वनियां होती है उनकी संख्या होती है 52। टोटल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 52। तो ये ध्वनियां क्या है? ये मनुष्य द्वारा, जैसे अध्वनि है तो अध्वनि के लिए एक निश्चित कोड दे दिया गया, अ, क्या दे दिया गया? अ को। अध्वनि के लिए एक निश्चित कोड आया अ। क ध्वनि के लिए एक निश्चित कोड ये है, प ध्वनि के लिए एक निश्चित कोड ये है, ब ध्वनि के लिए एक निश्चित कोड ये है, ट के लिए ये है। तो इस प्रकार से सभी ध्वनियों को, जितनी भी मनुष्य के मुख से एकल ध्वनियां क्या है संभव है, उन सभी के लिए एक निर्धारित चिन्ह बना दिया गया। इसीलिए जो ध्वनि निकली उससे निकलने वाला जो चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह क्या है आपका? वर्ण कहलाता है। ध्वनि चिन्ह ही क्या कहलाता है? वर्ण। और वर्णों के समूह को, व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो वर्णमाला है उसका एक वैज्ञानिक क्रम है कि आपके कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो आपके बिना किसी मुख भाग में स्पर्श करे निकल जाती है, तो उन्हें उन्होंने स्वर कहा, यानी कि ये सबसे आसान ध्वनियां हैं। उसके अलावा ऐसी ध्वनियां जो मुख भाग में किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती हैं, ऐसी ध्वनियों को उन्होंने कहा व्यंजन। फिर व्यंजनों की भी व्यवस्था है। गले से निकलने वाले व्यंजनों को उन्होंने सबसे पहले रखा है, तालु से निकलने वाले को उसके बाद रखा है, फिर मूर्धन्य को उसके बाद रखा है, जो तालु के अगले भाग में दांतों के पीछे मसूड़े में से निकलते हैं। उसके बाद दांतों वाले को आगे रखा है, उसके बाद होठों वालों को उससे आगे रखा है, फिर अंत्यस्थ ध्वनियों को उससे आगे रखा है, फिर आपका जो ऊष्म व्यंजन है उनको आगे रखा है, फिर आपका संयुक्त व्यंजन है, और इस बीच में आपका उच्छिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो प्रयोग किए जाते हैं, और अयोगवाहों की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से आपका उन्होंने वर्णमाला को इतना शानदार तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करा है। अगर इस रूप में उसका आप अध्ययन करते हो तो निसंदेह आपके लिए आगे कहीं पर भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो इन्होंने जो आपका ध्वनि चिन्ह है उन्हें क्या नाम दिया? वर्ण। क्या नाम दिया? वर्ण। और इन वर्णों की जो आपकी व्यवस्था है उसे कहा गया वर्णमाला। तो वर्णमाला में टोटल
वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में 52, जिसमें से 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन। 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन। 11 स्वर कौन कौन से हैं पहले ये समझ लीजिए। पहले हम स्वरों का अध्ययन कर लेते हैं। तो स्वरों का अध्ययन करने में हमें पूरे स्वरों की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरफ स्वर दिए हैं, सबसे पहले हम 11 स्वरों का वर्णन कर लेते हैं। इनमें जो मेन चीजें हैं वो समझ लेते हैं। जो आपके 11 स्वर हैं, इनके 3 भाग हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे, दीर्घ स्वर यानी कि इन्हीं का बड़ा रूप, और संयुक्त स्वर जो आपके आपस में छोटे और बड़े स्वर मिलकर के निर्मित कर रहे हैं। जैसे ह्रस्व स्वर हैं, ये हैं अ, ई, उ और री। ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर। देखो इसी का दीर्घ क्या बना आ, इसी का दीर्घ क्या बना ई, इसी का दीर्घ क्या बना उ, और री अपने आप में एकल है, इसका कोई दीर्घ नहीं होता है, ये ह्रस्व स्वर है यानी कि छोटा स्वर है। संयुक्त स्वर ए और ई से ए बन गया, बड़ी ई के साथ आई बन गया, औ के साथ ऊ में ओ बन गया, औ के साथ बड़ा ऊ में औ बन गया। तो ये संयुक्त स्वर है, यानी कि लघु और दीर्घ मिलकर के संयुक्त बना रहे हैं। तो ह्रस्व स्वरों में 4, दीर्घ स्वरों में 3, संयुक्त स्वरों में 4। तो इनकी संख्या हो गई 11। टोटल स्वरों की संख्या हो गई 11। और इसके अलावा स्वरों के विषय में जो अन्य जानकारियां हैं, प्लुत स्वर। वैसे तो ये आपका क्या कोई वर्णमाला का स्वर नहीं है, लेकिन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसे स्वर जो आपके जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, एक स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे एक शब्द है ओम, अब मौ को इसमें आपका व्यंजन नहीं माना गया, ओम कहा गया है, तो ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो ये अपने आप में कोई आपका क्या है व्यंजन नहीं है, बल्कि इसे स्वर ही कहा जाता है, या आपका प्लुत स्वर कहा जाता है, यानी कि जिसके उच्चारण में सामान्य स्वर से 3 गुना ज्यादा स्वर है। तो ये स्वर श्रेणी में नहीं आता है, पर वर्णमाला आता है, परंतु वर्णमाला में इसका स्थान नहीं है। वर्णमाला में कहीं पर भी ये नहीं है। मात्रात्मक स्वर कितने होते हैं? 10। देखो सबकी मात्रा होती है, औ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आप इसमें हलंत हटा दोगे तो इसका मतलब इसमें और लगा हुआ है, इसकी कोई मात्रा प्रदर्शित नहीं होती। बाकी सबकी मात्रा होती है। आ की मात्रा ऐसे हो जाती है, आपका ई की मात्रा छोटी ई की ऐसे हो जाती है, बड़ी ई की ऐसे हो जाती है, छोटा ऊ की ऐसे हो जाती है, बड़ा ऊ की ऐसे हो जाती है, ए की आपका ऐसे हो जाती है, आई की ऐसे हो जाती है, ओ की ऐसे होती है, औ की ऐसे होती है। सबकी मात्राएं। तो मात्रात्मक स्वर होते हैं 10, औ की कोई मात्रा नहीं होती है। मूल स्वर कितने हैं? 4 ही है। मूल रूप से स्वर कितने हैं? 4। 1, 2, 3 और 4 ही स्वर मूल स्वर है। उसके बाद ये सारे इसी के दीर्घ हैं देखो, और ये सारे इन्हीं से मिलकर के बने हैं। तो मूल कितने हो गए? 4। मूल स्वर 4 ही है, बाकी सब उन्हीं से निर्मित होंगे या इन्हीं के बड़े आकार हैं। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या हो गई 11। तो इनमें से आपका 10 मात्रात्मक होते हैं और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। मूल स्वर 4 ही होते हैं, बाकी सारे स्वर इन चारों से मिलकर के ही बने होंगे। तो स्वरों में इसके अलावा क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं ये भी देख लीजिए। नीचे की तरफ हमने स्वरों का विभिन्न आधारों पर विभाजन लिखा है। तो पहला स्वरों का जो विभाजन है उच्चारण स्थल के आधार पर। देखो उच्चारण, मुंह में स्वर बनते समय जो उच्चारण स्थल होता है, जहां से इन स्वरों की उत्पत्ति होती है मुंह में, तो सबसे पहले अग्र स्वर है, यानी कि जीभ के आगे के भाग से जो स्वर निकलते हैं उन्हें ई, बड़ी, ए, ऐ और री कहा जाता है। जबकि मध्य स्वर में कौन है? औ। और जीभ के ठीक बीच के भाग से उत्पन्न होता है। पश्च स्वर जो पीछे की जीभ के पिछले हिस्से से आ, उ, बड़ा उ, औ और ओ, ये सब कहां से निकलते हैं? पिछले भाग से। तो कुल मिलाकर के ये आपके उच्चारण स्थल के आधार पर अग्र, जीभ के कहां पर? जीभ के आगे के भाग में, जीभ के मध्य में और जीभ के पीछे।
जीभ के पिछले भाग, इसके आधार पर है। दूसरा, मुख विवर खुलने के आधार पर, यानी कि मुख का, होंठों के जो हमारा मुख का जो गुफा है उसके खुलने के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के हैं? 4। विवृत, विवृत स्वर, विवृत का मतलब पूरा मुख द्वार खुलता है। आ कहोगे तो पूरा का पूरा मुंह आपका खुल जाएगा, पूरी गुफा खुल जाएगी। आ, तो ये विवृत हुआ। अर्धविवृत, अब अर्धविवृत में हुआ आधा मुख द्वार खुलता है जिनमें, इनमें क्या है? औ, ऐ, औ, मतलब इसमें आके जितना नहीं खुलेगा लेकिन बंद भी नहीं रहेगा, कम खुलेगा। तो इसमें आपके ये 3 स्वर आते हैं अर्धविवृत। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में कौन से आते हैं? आधा मुख बंद रहता है, ए और ओ, ए और ओ। वो तो खुलने के आधार पर है, ये बंद होने के आधार पर है। वैसे बात एक ही है, ये दोनों में क्या आधा मुख द्वार खुलता है कह रहा, आधा मुख द्वार बंद रहता है, तो बात तो एक ही कर रहा है। लेकिन इनके स्वरों के जो आपका क्या है, ध्वनियों की जो आपकी क्या है क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस वजह से आपका अर्धसंवृत का मतलब है आपका आधा मुख बंद रहता है। तो ये है ए और ओ, ए और ओ। और संवृत का मतलब है मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब बहुत ही हल्का सा खुलता है, जैसे उच्चारण में ई, बड़ी, उ और बड़ा उ। तो ई उ उ, ई उ, मतलब हमारे होंठ लगभग आप देख रहे हो कि बंद, आ में खुल गए थे पूरे, और इनमें आपने देखा होगा कि लगभग आधे खुले थे। इसमें पूरी तरीके से खुला था और इसमें पूरी तरीके से बंद, लगभग बंद है। तो ये उसके आधार पर है। तो स्वरों से जो क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं। बाकी सघोष और अघोष ध्वनियों से या महाप्राण अल्पप्राण में स्वरों को कहाँ रहते हैं, तो हम आगे इसमें व्यंजनों में जो आपके उच्चारण स्थल महाप्राण और अल्पप्राण ध्वनियां हैं, सघोष और अघोष ध्वनियां हैं, उनमें कर रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया स्वर। दूसरा आपका हमारा है व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख भाग में किसी न किसी स्थान को कोई ना कोई प्रयास अवश्य करना पड़ता है, यानी कि एफर्ट से निकलते हैं। तो इसमें क से लेकर के आपके मौ तक, क से मौ तक, ये आपके 25 पहले जो वर्ण होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। इसमें मुख भाग में किसी न किसी हिस्से पर स्पर्श अवश्य होगा। तो इसमें आपके कौन से मौ तक आपके 25 हैं, और इनमें आपके 5-5 के 5 वर्ग होते हैं, क्योंकि हर वर्ग का उच्चारण स्थल अलग अलग है। जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ङ, ये आपका कंठ, यानी कि कंठ कहां से निकल रहे हैं? गले से। इनको कोमल तालव्य भी बोलते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। कोमल तालव्य या कंठ कहा जाए। च वर्ग, च छ ज झ ञ, इनमें तालु से जीभ टकराती है, तो ये तालव्य हो गए। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य, यानी कि जीभ हमारी मूर्धा, जो हमारा ऊपर के मसूड़े का, ऊपर का जो पिछला अंदर का मसूड़ा होता है दांत के अंदर भाग का, उसमें स्पर्श होता है, तो ये होते हैं मूर्धन्य। त वर्ग में क्या है? त थ द ध न, त थ द ध न, ये कहां? त थ द ध न, जीभ दांतों के साथ टकराती है, इसीलिए इनको बोलते हैं दंत। प वर्ग में प फ ब भ म, सब कहां? होठों से बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओस। तो ये 25 पहले हैं आपके स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि इनमें मुख भाग में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। उसके बाद 4 य र ल व, य र ल व, ये आपके इसमें आपके फेफड़े से सीधे श्वास निकल करके आती है, मतलब इसमें आपको एहसास होता है य र ल व, इनको बोलते समय श्वास अंदर से आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। तो इसी वजह से इन्हें कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। 4 होते हैं आपके अंत्यस्थ। उसके बाद ऊष्म, ऊष्म मतलब, ऊष्म का मतलब गर्म, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास की मात्रा ज्यादा फेंकनी पड़ती है, तो इस वजह से श्वास की मात्रा मुख भाग के जिस हिस्से में टकराती है उस हिस्से में गर्माहट पैदा कर देती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, सौ, सौ, सौ और ह, तो ये आपका जो 4 वर्ण हैं ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी कि जैसे आपने कहा सौ, सौ, तो इसमें तालु के साथ आपका जो ध्वनि है, श्वास है,
या ऊष्मा उत्पन्न तालु में हो रही है। फिर आपने कहा शौ, तो इसमें क्या, पूरे मुख भाग में, कंठ से आगे की तरफ आधे मुख में ऊष्मा पैदा हो रही है। सौ, सौ, सौ में आपका सीटी बज रही है, यानी कि दांतों के बीच से आपका हवा मिस हो रही है, तो दांतों के वहां पर आपका ऊष्मा पैदा कर रही है। हौ, हौ आपका पूरे अंदर से बाहर तक आपका हवा आपके टकराते हुए आती है, इसीलिए इसे हौ बोलते हैं। तो ये आपके होते हैं ऊष्म। तो चार ये भी है संयुक्त व्यंजन, शे, त्र, ज्ञ और स्र। वैसे तो हिंदी वर्णमाला में स्र वैसे दिखता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग होता है। जैसे आप लिखते हो श्रीमान, कैसे लिखते हो, स्र से ही तो लिखते हो, तो ये स्र ही तो है। बहुत जगह आप लिखते हो श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंखला, तो ये स्रो है। स्रो में री की मात्रा लग रही है, तब रॉ की मात्रा हम हटा दे रहे हैं। तो ये आपका बहुत उपयोग होता है हिंदी में, और खासकर स्रो वाले शब्द तो आपके क्या संस्कृत के होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो संयुक्त शब्द में छे है, छे बनता है क और सौ से। छ और य की ध्वनि आती है, लेकिन बनता किससे है, क और शौ। तो और रौ से बनता है त्र, जो और यो से बनता है ज्ञ, और सौ और रौ से बनता है स्रो। क्योंकि ये दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। बाकी उच्छिप्त व्यंजन दो क्या है, उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब आपका जिसमें मसूड़े के पिछले भाग में, यानी कि जो आपका दांतों का अंदर का मसूड़ा है, ऊपरी मसूड़ा, उसके पिछले भाग में आपके जीभ एकदम उसको टच करके नीचे आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं उच्छिप्त। उत्क्षिप्त तो की मात्रा होनी चाहिए, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में क्या आते हैं, अगर आप लिखोगे ढक्कन, ये तो ढ है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये ढ नहीं पढ़ा जाएगा, ढ पढ़ा जाएगा, ढ, यानी कि पढ़ाई। पढ़ाई को कैसे लिखते हो आप, ऐसे, पढ़ाई। पढ़ाई नहीं कहते इसे, ढ नहीं है ये, ढ है, यानी कि ढ, यानी कि जीभ अचानक ऊपर गई, करंट की तरह वापस आ गई, ऊपरी मसूरे से टकरा करके, मूर्धन्य से टकरा करके अचानक वापस आई, तो ये ढ। और अगर ऐसे इसको लिखते आप, ये क्या पढ़ते, पेड़, क्या पढ़ते, पेड़। अगर इसी को आप ऐसे लिख दोगे तो क्या पढ़ोगे, पेड़। अब ये सही हो गया, ढ, ढ, ढ नहीं, ढ, ड नहीं, ढ, ड नहीं पढ़ा जाएगा, ये ड, ड ये है, पेड़ नहीं होता, पेड़ होता है, ढ, ढ, यानी कि ये क्या अचानक से ऊपर जाता है और वापस आ जाता है। तो इन दोनों को कहा गया है उच्छिप्त। क्या कहा गया है, उच्छिप्त। और दो होते हैं अयोगवा, ना तो ये स्वर है ना ये आपका व्यंजन है, इसीलिए इनको आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा था, अयोगवा, जो किसी के साथ योग नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें स्वर के तो पीछे रखा जाता है, व्यंजनों के आगे रखा जाता है। तो यह अंक और अह, अंक और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। ये इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो ये भी आपके क्या है, स्वर है, अनुस्वार और विसर्ग। तो कुल मिलाकर के आपके 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39, 2 41, तो कुल मिलाकर के ये हो गए 41 व्यंजन। तो ये तो हो गई व्यंजनों की संख्या। अब व्यंजनों का आपका प्रकार पढ़ लेते हैं। व्यंजनों के प्रकार क्या क्या हैं ये देख लो। स्वरों का तो हमने कर लिया, व्यंजनों के विभिन्न आधारों पर विभाजन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उच्चारण स्थल के आधार पर विभाजन। उच्चारण स्थल के आधार पर विभाजन। पहला देखो, कंठ या कोमल तालव्य। मैंने क्या बोला, क वर्ग के 5 वर्ण, क ख ग घ अंगों, ये क्या है, सब कंठ हैं। तालव्य जिनका तालु से साथ होता है, चौवर्ग
और वैसे य जो अंत्यस्थ व्यंजन है और श ये भी दोनों ही तालव्य होते हैं क्योंकि इनमें तालु में ध्वनि बनती है। उसके अलावा मूर्धन्य, मैंने आपको बताया कि ट वर्ग का सारा 5 के 5 टो 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 णो, 5 के 5 क्या होंगे? मूर्धन्य। उसके बाद दंत्य, जिनमें धातु में उच्चारण स्थल है, ट थ द ध न, इसमें जीभ धातु से टकराएगी। ओष्ठ का मतलब प वर्ग, प फ ब भ म, यानी कि सब किसमें? आपके होंठ, जिसमें आपके चीजें आपका गति करते हैं, वो ओष्ठ हो गए। तो ये 5 तो हो गए पांचों वर्ग स्पर्शियों के। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब इनकी बात हम करेंगे तो आपका स्वर संधि और आपका जो विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, वहां ये बड़े काम आते हैं। इनके बिना कभी सीख नहीं सकते, रट तो सकते हो लेकिन सीख नहीं पाओगे संधि। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब अपने उच्चारण स्थल से तो निकल रहे हैं लेकिन ध्वनि छोड़ते समय उनका जो ध्वनि निकलती है मुंह से निकलने के बजाय नाक से निकल जाती है। जैसे म है तो किसमें? ओष्ठ में, प फ ब भ म। तो लेकिन ये ध्वनि आपका पूरा मुंह से निकलने के बजाय लास्ट टाइम में कहा? म, नाक से निकल जाएगी। जैसे इसका क्या है? तो थ द ध न। न क्या होगा? आपका उच्चारण स्थल तो होठ ही है न, परंतु क्या वो न आपका निकलेगा कहां से? नाक से। यानी कि स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण। कौन से वर्ण? पांचवें वर्ण। इसमें क्या होता है? पांचवा अंगों, य, ण, न और म। ये 5 के 5 स्पर्शी व्यंजनों के पांचवें वर्ण क्या होते हैं? अनुस्वार, यानी सॉरी अनुनासिक होते हैं। यानी कि ये कहां से निकलते हैं? इनकी ध्वनि अपने उच्चारण स्थल में तो ये है ही, ये कंठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये क्या है? ओष्ठ है, ये दंत्य है, ये ओष्ठ है, समझ गए ना। परंतु इसके साथ साथ इनकी ध्वनि नाक से निकलने के कारण इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ क्या है? वो निचला होंठ और ऊपर का दांत, इसको बोलते समय आपके ये दो भाग गति करेंगे, वो ये होंठ और ऊपर का दांत। तो ये क्या है? दंत्योष्ठ। वत्सर्य व्यंजन, जीभ वत्सर या ऊपरी मसूड़े को छूती है। वह व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ क्या करती है? ऊपरी मसूड़े को छूती है। ऊपरी मसूड़ा मतलब बाहर तो आएगी नहीं जीभ दांत से, अंदर की तरफ से ऊपरी मसूड़ा। न, रो, लो, यहां पर छूती नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुकती भी है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं वत्सर्य। ये होते हैं न, र, लो। सौ भी होता है वैसे, सौ, ये भी वत्सर्य होता है होने के लिए, है उसमें व्यंजन। जैसे हमने इसको भी लिख लिया था आपका, किसको? ये और सौ को तालव्य में लिखा था, है तो उसमें व्यंजन, स्पर्शी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इनका उच्चारण स्थल यही है। तो इसमें आपका सौ भी होता है, इसीलिए ये यहां नहीं आए। देखो ये वाले तो यहां आ गए हैं, ये वाला यहां आता है। अगला काकल्य व्यंजन या स्वरतंत्र मुखी। काकल्य किसे बोलते हैं? श्वास तीव्र गति से अंदर से आती है। तो क्या किसमें आती है? हो जब बोलते हैं तो एकदम झटके से सांस फेफड़े से आती है, सबसे ज्यादा फेफड़े पर जोर पड़ता है और तीव्र गति से आपका श्वास को बाहर फेंकता है, तो उसे बोलते हैं हम काकल्य व्यंजन। उसके बाद काकल्य के बाद हमारे पास आता है एक और नाम, लुंठित व्यंजन। लुंठित वर्ण किसे बोलते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे। यानी कि जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? रौ की। रौ तालु से थोड़ा बहुत संपर्क बनाती है, फिर उसके बाद अचानक नीचे गिरती है, रौ। तो रौ को क्या कहा जाता है? आपका लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित। और उसके बाद अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए। जब आप इसको बोलते हो तो क्या बोलते हो? लो में क्या होता है? पार्श्व, यानी कि दोनों तरफ आपके गालों की तरफ को हवा निकलती है जीभ के बगल से, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसमें होता है क्या? ल। और उसके बाद अर्ध स्वर रूपी व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें स्वरों और व्यंजन दोनों में गिना जाता है, यानी कि स्वर भी है और व्यंजन भी, अर्ध स्वर। इसमें आपका य और रौ, य और रौ, ठीक है। ये आपके स्वर की तरह ही उच्चारित हो जाते हैं तो व्यंजन, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर रूपी व्यंजन बोला जाता है। तो उच्चारण स्थल के आधार पर इतने ही होते हैं। आप किसी भी परीक्षा में देख सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, जो उच्चारण स्थल है व्यंजनों का। बाकी आपके
स्वरों में जो आपके व्यंजन हैं उनमें आपके दूसरा आधार है स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, यानी कि जो हमारा स्वर तंत्र होता है गले में, जहां से हमारी हवा आपके आवाज में परिवर्तित होती है या ध्वनि में परिवर्तित होती है, उसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं, जो बिल्कुल आपके गले में होती है। तो उसमें कंपन के आधार पर वाइब्रेशन किन में होता है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो सीधे निकल आते हैं, उनमें उसमें कंपन नहीं होता, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें उनसे निकलते हुए कंपन पैदा हो जाती है। तो होता यह है कि जो हमारे वर्णमाला है उसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपके कंपन करे भी बगैर निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम अघोष ध्वनियां, अघोष, जिनमें आपका कोई कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होती, उसे हम अघोष बोलते हैं। जिनमें कंपन होती है उन्हें हम बोलते हैं सघोष ध्वनि। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर दो तरह के होते हैं। तो हमारी वर्णमाला में जो 25 पहले क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन हैं, उनमें से जो आपके पहले दूसरे स्थान के पांचों वर्गों के पहले और दूसरे स्थान के, यानी कि 5 स्थान है, 1 2 3 4 5, ये सब इनमें भी होगा। 5 स्थानों में से पहले, जैसे हम बोलेंगे क ख, इसमें हमारा साधारण रूप से ध्वनि निकल आ रही, ग बोलते ही क्या होगा, ग घ अंगो, च छ ज झ, ट ठ ड ढ। तो कुल मिलाकर के यहां पर तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में कंपन हो जाती है, पहले और दूसरों में नहीं होती है। तो ये पहले और दूसरे स्थान के कितने हो गए, 10 वर्ण ये हो गए। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म सारे के सारे, श और स, ह, ये सब क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ये +4 कितने हो गए, 14 वर्ण ऐसे हैं जो अघोष ध्वनियां हैं। किसके आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। बाकी तीसरे, चौथे, पांचवें आपके स्थानों के वर्ण जिनमें कंपन होती है, वाइब्रेशन, वो आपके पांचों वर्णों के तीसरे, चौथे, यानी कि 5 तिया 15 हो गया। और अंत्यस्थ य, र, ल, व, उच्छिप्त ड़ और ढ, और उसके अलावा समस्त स्वर सारे के सारे आपके सघोष होते हैं। अ, आ, ई, जैसे ही हम बोलेंगे वहां पर वाइब्रेशन होगा। तो स्वर सारे सघोष होते हैं। तो 15 ये हैं, 4 ये हैं, उसके अलावा 2 ये हैं, और समस्त स्वर 11। तो ये कितने हो गए, 15 4 19 2 21 और 11, 32 वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें कंपन होती है, शेष इनमें नहीं होती। बाकी तो सारे आपको पता है संयुक्त स्वर हैं, उनका बहुत अयोग भाव और संयुक्त में वो नहीं है। बाकी के सारे इनमें सघोष और अघोष के आधार पर इनका हम विभाजन कर लें। तो ध्यान रखिएगा, सघोष ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती है। तीसरे, चौथे, पांचवें, पहले 2 आपके अघोष होंगे और आखिरी के 3 पांचों वर्गों के क्या होंगे, सघोष। और उसके अलावा ऊष्म व्यंजन अघोष होंगे, बाकी सारे के सारे स्वघोष होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो आपका आधार है वो है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर कितने हो सकते हैं वर्ण, श्वास की मात्रा के आधार पर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कम सांस लगेगी या ज्यादा सांस लगेगी, कम और ज्यादा। कम सांस, जैसे हमने क कहा तो कम लगी, ख कहते ही क्या होगी, उससे ज्यादा। ग कहा कम लगी, घ कहा ज्यादा लगी। प्राण का मतलब अल्प प्राण, इन्हों बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब श्वास। यानी कि जिन वर्णों को उच्चारित करने में श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारित करने में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। तो इसमें देखो, स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्ग के 5 वर्ण दिए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें देखो अल्प प्राण कौन है, अल्प प्राण देखो ये तीर के निशान बना रखे हैं, पहले स्थान, तीसरे स्थान, पांचवें स्थान। यानी कि विषम स्थान क्या है, पांचों वर्गों में विषम क्या है,
अल्प प्राण। विषम क्या है? अल्प प्राण। पहले स्थान का क अल्प प्राण होगा, ख महाप्राण, ग घ। क से ख में ज्यादा समय लगता है, ग से घ में ज्यादा समय लगता है, अंग कम समय लगता है। तो पहले, तीसरे और पांचवें स्थान के वर्णों में कम समय लगता है, तो अल्प प्राण हुए। उसके अलावा य र ल व और उसके अलावा ये वाली जो ध्वनि है ड़, उच्छिप्त व्यंजनों में से ड़ क्या है आपका? आपके अल्प प्राण है। उसके अलावा समस्त स्वर, समस्त स्वर मतलब 11-11 के स्वर, सब अल्प प्राण होते हैं। स्वर अल्प प्राण होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, एक उच्छिप्त अल्प प्राण होता है, और पांचों वर्गों के स्पर्शी व्यंजनों के पहले, तीसरे और पांचवें स्थान के वर्ण अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कौन है? जिनमें श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है। ये तीर के निशान लगे हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ये वाले जो तीर के निशान हैं, ये कहां लगे हैं? तीसरे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो दूसरे और चौथे यानी कि सम स्थानों वाले वर्ण, सम स्थान। कौन से सम स्थान? स्पर्शी व्यंजनों के सम स्थानों वाले वर्ण महाप्राण होंगे। जैसे ख दूसरे नंबर पर आता है तो ग से ज्यादा लगेगा, क से भी ज्यादा, क ख ग घ। तो मतलब लगभग दुगनी मात्रा लग जाती है श्वास की। श्वास का मतलब, प्राण का मतलब यहां श्वास से है, दुगनी मात्रा लग रही है। तो इसका मतलब क्या है? आपका सम स्थानों के वर्ण वर्णमाला में, और उसके अलावा 4 क्या है? ये ऊष्म, और एक क्या है? उच्छिप्त। कौन सा वाला? ढ, ढ वाला, ढ, ये वाला। ये आपके क्या है? आपके महाप्राण है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जिनमें कम श्वास लगती है उन्हें अल्प प्राण, जिन्हें ज्यादा श्वास लगती है उनमें महाप्राण। अल्प प्राण पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण स्पर्शी व्यंजनों के, उसके अलावा अंत्यस्थ और ड़ आपका उच्छिप्त व्यंजन, और उसके अलावा समस्त स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। बाकी दूसरे और चौथे यानी कि सम स्थानों के जो आपके वर्ण होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, और उसके अलावा आपका जो ऊष्म व्यंजन है, और एक ढ जो आपका क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, ये आपके महाप्राण होते हैं। इस प्रकार से आपका अल्प प्राण और महाप्राण है श्वास की मात्रा के आधार पर। इसके अलावा वर्णमाला से एक और क्वेश्चन आता है आगत वर्ण का। आगत वर्ण जो अरबी और फारसी नुक्ता वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम आगत बोलते हैं। और एक ये भी आया है, इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है, आ, ये वाला। जैसे हम लिखते हैं हॉस्पिटल तो आ लगा देते हैं, ऑफिस, ऑफिस को क्या लिखते हैं हम? ऑफिस, ऐसे। तो ये तो आया है अंग्रेजी से, बाकी ये आए हैं अरबी और फारसी से। इसमें से ज और फ तो अनिवार्य है, हिंदी में अनिवार्य नुक्ता वर्ण या आगत वर्ण बोलते हैं। बाकी सब आपके वैकल्पिक हैं, इनका उपयोग कम होता है। इनका होता है ज और फ का, इनके नीचे नुक्ता लगी होती है, इन्हें आगत वर्ण बोलते हैं। खड़ी पाई वाले ही हैं आगत वर्ण, देखिए अ, क, ख, ग, ज और फ। इनमें से ज और फ तो क्या है? दो अनिवार्य हैं। ये आ वाला अंग्रेजी से आया है। बाकी नुक्ता का मतलब आपका क्या होता है? बिंदु। अरबी भाषा का शब्द है नुक्ता शब्द, अरबी भाषा का शब्द है नुक्ता, और इसका अर्थ होता है अरबी भाषा में नुक्ता को क्या बोलते हैं? बिंदु। हमारी हिंदी में बिंदु, अरबी में नुक्ता। तो जिसके नीचे बिंदु लगाओ। ये इतने आपके अरबी भाषा से आए हैं। इसमें से ज और फ आपके अनिवार्य हैं, बाकी सब आपके वैकल्पिक होते हैं, और ये आ अंग्रेजी से आया है। तो ये आपका एक दो बार आपका द्वितीय व्यंजन भी पूछा है, तो द्वितीय व्यंजन भी समझ लो, जहां आपके किसी वर्ण पर ही उसकी वीमा चढ़ा दी जाती है। जैसे हम मिट्टी लिखते हैं तो टॉ के ऊपर टॉ की वीमा चढ़ा देते हैं, यानी कि एक आधा टॉ एक पूरा टॉ, यानी कि एक आपका अ स्वर रहित है और एक आपका टॉ पूरा है। एक तो टॉ पूरा अस्वर रहित है और नहीं है उसमें, अगर हम इसके अ हटा देंगे तो हलंत लग जाएगा। तो इसमें आपका हलंत लगाने की जगह उसी की जगह लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्या, मिट्टी के अलावा उद्देश्य लिखते हैं, एक शब्द उद्देश्य। कई बार तो ऐसे लिखा रहता है, कई बार ऐसे लिखा रहता है, सही दोनों है। लेकिन जब आपका किसी वर्ण के ऊपर वर्ण की बीमा चढ़ जाती है, यानी कि वर्ण के साथ ही वर्ण लिख दिया जाता है, तो उसे हम द्वितीय बोलते हैं। जैसे हमने ये लिख रखे हैं, तो भी, वित्त वाला तो भी, इसमें दो तो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय व्यंजन।
तो मुझे जहां तक लगता है आपके परीक्षाओं में वर्णमाला से जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में पूरे के पूरे आपके कवर हो जाएंगे A to Z। आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हिंदी का हमारा सीरीज का पहला वीडियो कैसा लगा। उसी के आधार पर, उसी रिस्पॉन्स के आधार पर हम अपने आगे के वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसके नोट्स भी बना सकते हैं आप, इसे उतार लीजिएगा। ये पूरा आपका बहुत शानदार तरीके से आपके, इसको अगर आप उतार करके एक जगह पर डिजाइन कर लेंगे तो आपको कभी भी इसको लेने में, समझने में समस्या नहीं होगी। और वर्णमाला से क्वेश्चन तो आ ही रहा है, हर जगह आ रहा है, ये देख लीजिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छूटेगा नहीं आपका क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा ताकि हमारा भी आपका हौसला बढ़े आगे की तरफ को काम करने में या वीडियो बनाने में। तो उससे क्या होगा कि हम आगे इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जो आपके शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर आपके जो अन्य चीजें हैं, लिंग, वचन, काल आदि, जो भी मतलब ग्रामर टोटल, उसमें हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी में उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।